हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। ठीक है, ये यूथ बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं हम और ये पार्ट फर्स्ट होगा। इसमें 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इन फ्यूचर जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। हमसे पूछा गया है कि यदि 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू दिस सर्किट, यानी कि इस सर्किट से कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे अगर 1 एम्पीयर का करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है तब। तो देखो सिंपली यहाँ पता है चार्ज क्वांटाइजेशन क्या कहता है, Q इक्वल टू एन इंटू ई। ठीक है, ये चार्ज क्वांटाइजेशन बताता है। और हमें एक फॉर्मूला और पता है, Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी। ठीक है, Q इक्वल टू आई इंटू टी। तो अगर हम इक्वेट करें तो हम ये लिख सकते हैं Q इक्वल टू एन इंटू ई इक्वल टू आई इंटू टी। ठीक है, तो हम बेसिकली इसी फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास एन हमें कैलकुलेट करना है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें बताने हैं। और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻90 इक्वल टू आई हमें 1 एम्पियर गिवन है। ठीक है, और टी बाई डिफॉल्ट 1 सेकेंड ही होगा। ठीक है, टाइम के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, तो 1 सेकेंड ही हम लेके चलेंगे। और इस केस में अगर हम देखें जो n का वैल्यू निकल के आएगा, n इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू हमें देखने को मिल जाएगा, n इक्वल टू 0.625 इंटू 10⁻+19। ठीक है, ऊपर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चार्ज क्वांटाइजेशन में Q इक्वल टू ये प्लस माइनस एन इंटू ई होता है। ठीक है, एन हमेशा जो एन होता है, एन हमेशा इंटीजर होता है। ठीक है, एन का वैल्यू हमेशा फ्रैक्शन में नहीं होगा कभी भी, एन हमेशा एक्चुअल नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो नेक्स्ट मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हमें एक स्फेरिकल कंडक्टर गिवन है जिसकी रेडियस a है। ठीक है, आप ये स्फेरिकल कंडक्टर देख रहे होंगे, इसकी ये रेडियस है, ये a है। ठीक है, और इसमें जो चार्ज है वो q है। प्लेस्ड किया गया है कंसेंट्रिकली इनसाइड एन अनचार्ज एन अर्थ स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल ऑफ इनर एंड आउटर रेडियस, यानी कि ये दो रेडियस हो गई हैं। एक इनर रेडियस r1 हो गई है और दूसरी इनर रेडियस आउट R2 हो गई है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो Q पॉइंट, जो P पॉइंट है, उसकी रेडियस हमें R गिवन है। ठीक है, और पोटेंशियल हमें 0 कंसीडर करना है इन्फिनिटी पर। ठीक है, पोटेंशियल एट पॉइंट P विद इन द सेल, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें पोटेंशियल को कैलकुलेट करके बताना है कि इस P पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा। तो देखो, किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर की बात करें तो जो पोटेंशियल होता है उसका सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, सबसे पहले पता होना चाहिए कि किस पॉइंट पर बात कर रहे हैं। तो पॉइंट यहाँ पे P है, तो पॉइंट P तक जो रेडियस है उसकी वैल्यू R है। तो D यानी कि डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस की वैल्यू R हो जाएगी। और अगर हम बात करें पोटेंशियल की, तो V इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 इंटू R। ठीक है, यही वैल्यू होगी किसकी, पोटेंशियल की। और वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, इनसाइड एनी स्फीयर वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट। जस्ट वेट। हाँ, तो हम बोल रहे थे कि हमेशा किसी भी स्फीयर के अंदर, किसी भी गोले के अंदर वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है ना, बस आपको फोकस हमेशा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको फोकस हमेशा करना है डिस्टेंस पे, कि किस पॉइंट पर वो बात कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, जब डिस्टेंस की बात आएगी तो बस हम उसी जगह पे आर को रिप्लेस कर देंगे। अगर यहाँ पे R1 होता, R1 डिस्टेंस पे पूछता तो कुछ और वैल्यू आ जाती, R1 आ जाती। तो इसी तरीके से वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट होगा, जो चार्ज होगा वो जीरो होगा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो भी जीरो होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है वो भी जीरो होगा। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमसे पूछा गया है कि जो ओम्स लॉ होता है वो किस किस पर अप्लाई हो सकता है, यानी कि ओम के नियम का पालन कौन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है, कॉपर इलेक्ट्रोड जो है वो ओम्स लॉ का फॉलो करेगा। अब देखिए, समझिए, ओम्स लॉ
सबको पता होगा ओम्स लॉ के बारे में। तो ओम्स लॉ जो है हमेशा कौन कौन फॉलो करेगा, तो ओम्स लॉ हमेशा कंडक्टर फॉलो करते हैं, फॉलोड बाय ओनली कंडक्टर, ठीक है ना। तो जो ओम्स लॉ होगा वो हमेशा कंडक्टर फॉलो करेंगे, एंड इट इज नॉट फॉलोड बाय, समझ लीजिए ओम्स लॉ के सारे पॉइंट यही क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है। नॉट फॉलोड बाय इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, वैक्यूम ट्यूब, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड आर्क लैम्प, ठीक है। चाहे वो इंसुलेटर की बात करें हम, इंसुलेटर कभी भी फॉलो नहीं करेगा ओम्स लॉ को, सेमीकंडक्टर ही फॉलो नहीं करता है, वैक्यूम ट्यूब भी नहीं करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो भी फॉलो नहीं करेंगे, आर्क लैंप भी कभी भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। ओम्स लॉ फॉलोड ओनली बाय द कंडक्टर, ठीक है। ओम्स लॉ केवल कंडक्टर के लिए डिफाइन किया गया है। अब ओम्स लॉ कहता क्या है, ओम्स लॉ ये कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट हो और सारी फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट हो, तो उस केस में जो V और I है इन दोनों के बीच में एक लीनियर ग्राफ प्लॉट होता है, ठीक है। जब हम इसका स्लोप निकालेंगे I अपॉन V दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, ठीक है। जो I और V का रेशियो है वो कांस्टेंट आता है, ठीक है। और I और V इक्वल टू इसी कांस्टेंट वैल्यू को हम लिख देते हैं 1/r, ठीक है। 1/r का कांस्टेंट आता है। तो अगर हम इसको यहां से सॉल्व करें तो हमें क्या मिलता है, V इक्वल टू IR, इसी को हम ओम्स लॉ कहते हैं। और एक स्टेटमेंट और ये ऐसे भी हो सकता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। तो ओम्स लॉ ये होता है, इसमें फिजिकल कंडीशन सेम होना चाहिए, ओम्स लॉ तब फॉलो करेगा। देखो पहली चीज तो कंडक्टर हो, वो टेम्परेचर प्रेशर सेम हो, कांस्टेंट हो, और उसके बाद जो इसकी ऑल द फिजिकल कंडीशन है इट इज ऑल्सो भी कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट रहे, तब ओम्स लॉ है वो फॉलो करेगा, ठीक है, कोई भी एलिमेंट है। तो नेक्स्ट मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टर डज इट पास करंट, यानी कि कंडक्टर के किस गुणधर्म के कारण वह विद्युत धारा का फ्लो करवाता है, यानी कि पास करता है। तो भाई अगर विद्युत धारा पास हो रही है इजिली तो इस गुण को हम कहते हैं कंडक्टेंस, यानी कि चालकता, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करेंगे। अगर बात करें एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पे कंडक्टेंस की यूनिट की, तो इसकी यूनिट होती है सीमेन या फिर ओम इनवर्स या फिर मोह, ठीक है। इसकी 3 यूनिट होती हैं, ये मतलब अलग अलग लिखने का है वो, तो ये दोनों एक ही चीज है और एक सीमेन भी होती है। और अगर बात करें कंडक्टिविटी, देखो जिस तरीके से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी अलग अलग चीज है उस तरीके से कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस भी डिफरेंट है। अगर हम बात करें कंडक्टिविटी की, तो कंडक्टिविटी की यूनिट होती है सीमेन पर मीटर या फिर मोह पर मीटर, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि 3 वायर्स हैं, इनका कंडक्टेंस हमें गिवन है 2, 3 एंड 6 मोह, ठीक है। इनको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है किसी सर्किट में, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें सर्किट के अंदर कितना देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम समझेंगे, जैसे कि ये मान लिया हमने कंडक्टेंस हो गई है 3, इनकी वैल्यू है 2 है एक की वैल्यू, एक की 3 है, एक की 6 है, सीमेन में वैल्यू है इनकी, ठीक है। कंडक्टेंस है इसलिए इसकी वैल्यू सीमेन में होगी। अब हम क्या करेंगे, जब हम यहां से G इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे, एक बात याद रखना, मैं लिख देता हूं, ये सीमेन में वैल्यू है इसकी, सीमेन में है, सीमेन में है, याद रखना। जब हम G इक्विवेलेंट यहां से कैलकुलेट करेंगे तो ये तीनों की तीनों ऐड हो जाएंगे डायरेक्टली, तो 2 + 3 + 6, ठीक है। तो 3 2 5, 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा।
तो G इक्विवेलेंट 11 आ गया। लेकिन हमें चाहिए क्या है, हमसे सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया है, ना कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 अपॉन G इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू 1/11। दैट इज ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि एक 2.2 मीटर लंबा कंडक्टर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 0.25 मीटर स्क्वायर और इसका रेजिस्टेंस 5 ओम है। तो हमें इसकी रेजिस्टिविटी बतानी है, यानी कि रो की वैल्यू बतानी है। रो इक्वल टू होता है R इंटू ए अपॉन एल। अगर हम बात करें किसकी, R की, तो R हमें मेंशन है 5 ओम, तो 5 हम इसको रख देंगे। ए की वैल्यू यानी एरिया कितना है, तो 0.25 मीटर स्क्वायर में है, तो यूनिट में कुछ चेंज हमें करना नहीं है क्योंकि ऐसा ही यूनिट ऑलरेडी गिवन है हमें। इसके बाद इसकी लेंथ कितनी है, 2.2 मीटर है और रो हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 5 इंटू 0.25 अपॉन 2.2, ठीक है। एक सेकेंड, यहां पे थोड़ा सा देख लेंगे हम, 0.025 है, ठीक है, यहां पर पॉइंट लगा है। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 25 का 5 बार करेंगे तो 125 आ जाएगा यहाँ पे, और 3 पॉइंट बाद दशमलव है तो यहाँ पे 0.125 हो जाएगा, और अपॉन करेंगे 2.2, ठीक है ना। ये रेजिस्टिविटी की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ से। जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी 0.057, ठीक है, ओम मीटर। ये हमारी रेजिस्टिविटी की वैल्यू हो जाएगी जब हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, हमसे पूछा गया है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ हाई वेलोसिटी के साथ, ठीक है। तो इसमें किस तरीके का जो फोर्स है वो एक्ट करता है अगेंस्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है उसके अगेंस्ट कौन सा बल लगता है जिससे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ऑर्बिट में रहें। देखो सबसे पहले समझिए, दो तरीके के फोर्स होते हैं। सर्कुलर फोर्स अगर आपने पढ़ा होगा, जैसे कि ये बंदा कोई है, ये चारों तरफ क्या कर रहा है, रस्सी को अपने चारों तरफ घुमा रहा है उसमें पत्थर बांध के। तो रस्सी जो है वो टेंजेंशियली जो फोर्स लगाएगी, टेंजेंशियली जो बल लगेगा, यानी कि कोशिश करेगा ये कि तोड़ के बाहर निकल जाए, तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। और रस्सी में जो खिंचाव हो रहा होगा अंदर की तरफ, इसको हम बोलेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स। ये वाला जो फोर्स है ना जो अंदर की तरफ रस्सी में लग रहा है, ये होता है सेंट्रीपेटल फोर्स। एक हो गया अभिकेंद्रीय बल और एक हो गया अपकेंद्रीय बल, ठीक है। ये अपकेंद्रीय बल है, सॉरी, और ये अभिकेंद्रीय बल है। मैं लिख देता हूं अपकेंद्रीय और ये हो गया अभिकेंद्रीय, ठीक है। तो सेम कंसेप्ट हमें देखने को मिलता है अपनी इलेक्ट्रॉन्स की थ्योरी में। जैसे कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए हैं नाभिक के पास में, लेकिन इसके चारों तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है चारों तरफ, करने देते हैं। अब आप खुद बताइए कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है चारों तरफ तो एक सर्कुलर मोशन होता है फॉलो, तो इलेक्ट्रॉन अपने टेंजेंशियली भागने की कोशिश करेगा, लेकिन ये एक फोर्स से बंधा होता है न्यूक्लियस के साथ में, यानी कि वैसे चाहे तो ये निकल के भाग जाए लेकिन ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि इस पर नाभिक भी फोर्स लगाता है। ये न्यूक्लियाई है, ये भी इस पे एक फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इस फोर्स का नाम क्या है जिसके कारण ये जो न्यूक्लियस है ये बांध के रखता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। ये एक तरीके का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो अपनी तरफ खींच रहा है ये, तो अट्रैक्शन होना तो तय है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन होना तो फिक्स है क्योंकि क्या कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन्स को, जो नाभिक है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, इसलिए अट्रैक्शन हो गया। अब इसमें फोर्स कौन सा लगेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही लगेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ऑप्शन में जहां कहीं भी देखो ऑप्शन ए होगा यहाँ पे या कुछ भी होगा, बी होगा, तो वहां पे क्या लिखा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो उसी को आप टिक करेंगे। बाकी और भी ऑप्शन मिलेंगे, मैग्नेटोस्टैटिक
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तमाम ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे ही आपको टिक करना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एटम एन एंड आयन। देखो एटम क्या होता है, एटम वो होता है जो ऑटोमेटिकली अपने आप में ऑलरेडी न्यूट्रल कंडीशन में हो, ठीक है। और अगर हम बात करें आयंस की, तो आयंस वो होते हैं जब किसी एटम में हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन्स की कमी कर दें या इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा दें, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी कर दें या फिर इलेक्ट्रॉन्स को हम बढ़ा दें, उन्हें हम आयंस कहेंगे। देखो या तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी या फिर वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। जहां पर इलेक्ट्रॉन कमी हो जाएगी वहां पे पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और जहां पे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे वहां पे वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, कोई भी एटम हो, ठीक है। तो बेसिकली इसमें देखते हैं, ये भी नहीं है वाइल, ओके ओके, इसमें कौन सा पढ़ना पड़ेगा, आयन हैव ऑलवेज लार्जर मास देन द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, ये नहीं है, आयन आर न्यूट्रल पार्टिकल, यस ये मिल गया, जो आयंस होते हैं वो न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं, वाइल एटम ऑलवेज कैरी ए पॉजिटिव चार्ज, ऐसा कंपलसरी नहीं है, आयंस आर ऑलवेज चार्ज पार्टिकल, ये गलत था, ये न्यूट्रल लिखा था यहाँ पे, ये सही है, आयंस आर ऑलवेज चार्ज पार्टिकल वाइल एटम्स आर न्यूट्रल एज अ होल, यानी कि जो आयंस हैं, आयंस यानी कि चार्ज पार्टिकल सिंपली, और जो एटम्स हैं, एटम हमेशा न्यूट्रल होंगे। एक बार में ही एक ही पॉइंट याद रखना है कि एटम हमेशा न्यूट्रल और आयंस हमेशा उन पे कोई ना कोई चार्ज रहेगा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया कि अगर किसी कंडक्टर पे चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है तो सबसे बेहतरीन तरीका क्या होगा कि हम उस चार्ज को हटा पाएं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर जो बॉडी है उसको हम ग्राउंड कर देंगे, या कंडक्टर उसको हम ग्राउंड कर देंगे, तो ग्राउंड द कंडक्टर। नेक्स्ट मूव करेंगे, अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि किन्हीं दो इक्वल और सिमिलर चार्ज के बीच में हमने एक थर्ड इक्वल और सिमिलर चार्ज को प्लेस कर दिया है, यानी कि मान लीजिए ये दो चार्ज पहले से थे, इसका मैग्नीट्यूड Q था, इसका ही मैग्नीट्यूड Q था, ठीक है, इनकी कुछ डिस्टेंस रही होगी, ठीक है। अब हमने क्या किया है, एक इक्वल और सिमिलर चार्ज को बीच में प्लेस कर दिया है, मिडवे यानी कि बीच में हमने प्लेस कर दिया है। तो हमने एक Q यहां पे रख दिया, इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है चार्ज का, ठीक है। अब बताना है कि थर्ड चार्ज मतलब किस तरीके से रहेगा, किस तरीके से इसका बिहेव होगा। तो देखिए ये जो थर्ड चार्ज है ये अपनी पोजीशन पर स्टेबल रहेगा, ठीक है, रिमेन इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। देखो इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, ठीक है, सिमिलर इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, तो यहां से फोर्स रिपल्सन का ये लगाएगा, यहां से फोर्स रिपल्सन का ये लगाएगा, क्योंकि सबके मैग्नीट्यूड सेम है और सबके बीच में डिस्टेंस भी सेम है, इसीलिए ये अपनी सेम पोजीशन पे ही बना रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि अगर कोई एटम लूज कर देता है वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अगर कोई एटम है वो खो देता है, तब क्या होगा। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें एटम की, तो एटम मैंने क्या बताया था, एटम न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल का मतलब क्या है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल इनकी संख्या इक्वल होगी, ठीक है। जब दोनों की संख्या इक्वल होगी तभी ये न्यूट्रल कहलाएगा। लेकिन अगर कोई बॉडी है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, कम हो गए हैं, तो वैल्यू पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पहले तो उसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स बराबर थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई तो होल्स की संख्या जो है वो एक या एक से अधिक वैल्यू बढ़ गई। तो जब होल्स बढ़ जाएंगे तो फिर जो बॉडी रहेगी, जो भी पिंड रहेगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा फॉलोइंग पेयर है जो एरो शो करता है रॉन्ग डायरेक्शन फोर्स की किन्हीं भी चार्ज के बीच में, यानी कि ऐसा कौन सा पेयर है जो गलत दिशा को बताता है किन्हीं भी दो चार्जों के बीच में लगने वाली बल की दिशा के लिए। तो देखो ये नेगेटिवली चार्ज है, ये भी नेगेटिवली चार्ज है, तो इनके बीच में कभी अट्रैक्शन पॉसिबल है ही नहीं। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है,
इन दोनों के बीच में रिपल्सन पॉसिबल है। जस्ट वेट, ये पॉजिटिव ही था ना, ओ सॉरी, हाँ रिपल्सन सही सही है। हमें इसमें बताना है कि किसकी दिशा गलत है, ठीक है ना। तो देखो ऑप्शन तो हमें पहले ही मिल गया, लेकिन हम और वेरीफाई कर लेते हैं। इसमें अट्रैक्शन लगेगा, इसमें रिपल्सन लगेगा, इसमें भी रिपल्सन लगेगा, ठीक है ना। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट सही है। क्वेश्चन में हमसे रॉन्ग डायरेक्शन की पूछा था, यानी कि किसकी डायरेक्शन गलत दी है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि ए की डायरेक्शन गलत है। क्योंकि कभी भी जब हम दो सिमिलर चार्ज पार्टिकल को हम पास में लाएंगे तो कभी भी उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। हमेशा डिसिमिलर जो चार्ज बॉडीज होती हैं वो अट्रैक्ट करती हैं, और जो सिमिलर चार्ज बॉडीज होती हैं वो रिपल करती हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए कंडक्टिंग स्फीयर इज। अभी मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर हम बात करें किसी भी स्फीयर की या किसी भी बॉडी की, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि जो फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हम बेसिकली फाई ई से भी डिनोट कर देते हैं और कहीं कहीं साई भी दिखा मिल जाता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा जीरो रहेगा, ठीक है। और अगर हम बात करें फील्ड इंटेंसिटी ई की, तो इसकी वैल्यू भी जीरो रहेगी। अगर हम बात करें वोल्टेज की, तो वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और अगर हम बात करें चार्ज की, तो चार्ज की वैल्यू भी जीरो रहेगी। ये चार क्वांटिटी हम आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा जीरो, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है वो किस तरीके से उत्पन्न होती है, किस तरीके से उसका प्रोडक्शन होता है। तो जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है ये हमेशा फ्रिक्शन से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। मान के चलिए हमने क्या किया, हमने रेशम के कपड़े से एक कांच की रॉड को रगड़ा, ठीक है ना। या हमने इस कांच की रॉड को रगड़ा, तो इन दोनों के बीच में, यानी कि जो कपड़ा है, क्लॉथ है, रेशम का क्लॉथ है, और जो रॉड है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन हुआ, तो इस फ्रिक्शन से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आती है, ठीक है ना। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हमेशा किससे आती है, फ्रिक्शन से आती है। जबकि जो डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण आती है। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तभी डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी में देखने को मिलेगी, जो कि हमारे घरों में आती है नॉर्मली, जो हम पढ़ते हैं अपनी बुक्स में, ठीक है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हमेशा फ्रिक्शन से आती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कूलॉम्स लॉ फॉर द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज क्लोजली रिसेंबल विथ, यानी कि जो कूलॉम का नियम है, जो कि हम इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए पढ़ते हैं, उनमें लगने वाले फोर्स के लिए पढ़ते हैं, वो किसके समान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जिस तरीके से हमारा जो कूलॉम का नियम है बताता है कि अगर दो कोई चार्ज हैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर स्पेस में रखे हैं, ठीक है, इन दोनों के सेंटर की दूरी मान के चलो ए है या डी है, ठीक है, तो इस केस में इनके मध्य लगने वाला फोर्स अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा, वो डिपेंड करेगा चार्ज का मैग्नीट्यूड किस तरीके का है। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो रिपेल करेंगे, अगर दोनों डिसिमिलर हैं या एक आध नेगेटिव है, ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे। तो इस केस में क्या होगा कि जो फोर्स होता है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, Q1, इसको Q दे देते हैं, Q1 Q2 दे देते हैं, Q1 इंटू Q2 अपॉन डिस्टेंस यानी डी का स्क्वायर, यानी कि दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शन होगा, और इनवर्स रिलेशन में होगा स्क्वायर ऑफ बोथ डिस्टेंस, यानी कि दोनों के डिस्टेंस के बीच के स्क्वायर। अब देखो F इक्वल टू, यहां पे हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं K, Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। इस K की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R होती है, और K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 भी हमें देखने को मिलती है। तो F इक्वल टू में क्या देखने को मिलता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 Q2 डी स्क्वायर, ठीक है। बेसिकली जो एक्चुअल वैल्यू होती है K की 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R देखने को मिलती है। जब हम इस पर्टिकुलर वैल्यू को सॉल्व करेंगे, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखेंगे, एप्सिलॉन R की वैल्यू एयर के लिए निकाल देते हैं बेसिकली हम, तो जो हमें देखने को मिलता है वो बाद में जो वैल्यू है भाई 9.10⁹ निकल के आती है। तो ये तो हो गया भाई कूलॉम्स का नियम, यानी कि कूलॉम कहता है इस तरीके का। अब देखते हैं जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये बताता है कि अगर ब्रह्मांड में कोई भी दो पिंड हैं, ठीक है, एक का मास m है और दूसरे का स्मॉल m है,
और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लिया हमने, यहां भी डिस्टेंस डी ही मान लेते हैं, तो उस केस में जो फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा दोनों के मास के प्रोडक्ट के और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमें यहाँ पे एक कांस्टेंट देखने को मिलता है जिसको हम जी कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इस तरीके से देखा जाए तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और जो कूलॉम्स का नियम है, दोनों के दोनों एक दूसरे के सदृश्य हैं, एक दूसरे के रिसेंबल्स में देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू चार्ज पार्टिकल आर हमेशा कब लाइन होती है? जब भी कोई चार्ज पार्टिकल होगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये हमेशा प्लस से माइनस में जाने के लिए हमेशा कैसी कब लाइन ही बनाएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल जाएगी। और देखो अगर हम बात करें कि ओरिजिनेट कहां से हो रहा है, जो लाइन ऑफ फोर्सेस हैं, तो लाइन ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव टर्मिनल से ओरिजिनेट होंगी और नेगेटिव टर्मिनल पे क्या कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे, यानी खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, ये इंटेंसिटी को शो करता है। अगर किन्हीं भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में ज्यादा डिस्टेंस देखने को मिल जाता है तो इंटेंसिटी कम हो जाती है, और अगर बहुत ज्यादा डेंसिटी हाई होती है, यानी कि बिल्कुल क्लोजर होती है सभी, तो डेंसिटी और जो इंटेंसिटी होती है वो इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो याद रखेंगे। लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू चार्ज पार्टिकल आर ऑलवेज कर्व्ड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि कंडीशन इन ओम्स लॉ इज दैट, यानी कि क्या शर्त होती है ओम्स लॉ को फॉलो करवाने के लिए। ठीक है, टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट, ये भी सही है। रेशियो ऑफ वी आई शुड बी कांस्टेंट, द टेम्परेचर शुड वेरी, करंट शुड बी प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेम्परेचर शुड बी रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर का कांस्टेंट रहना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि हमें पता है कि जो आर होता है ना, आर वो वेरी कर जाता है टेम्परेचर के साथ में। हमने पढ़ा है ना, आर नॉट इक्वल R1 इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट डेल टी। ठीक है ना, तो यहां से क्या समझ में आता है, अगर हम टेम्परेचर को वेरी करवा दें, बढ़ा दें, घटा दें, तो उस केस में जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू भी घट बढ़ जाएगी। तो अगर टेम्परेचर हम कांस्टेंट नहीं रखेंगे, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। जबकि हमने अभी क्या देखा था, जो I और V का रेशियो है ये 1/R निकल के आता है और इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। ठीक है, यानी कि बेसिकली जो है R हमेशा कांस्टेंट हमें दिखना चाहिए। अगर R हमें कांस्टेंट दिखेगा तभी हम जो है ओम्स लॉ को एप्लीकेबल बना सकते हैं। तो हमेशा टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए और उसकी फिजिकल डायमेंशंस भी कांस्टेंट होनी चाहिए, प्रेशर भी कांस्टेंट होना चाहिए। नेक्स्ट मूव करेंगे, अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इन द करंट कैरिंग कंडक्टर शोन बिलो। यानी कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन कैसी होगी, हमें फिगर में ये करंट कैरिंग कंडक्टर गिवन है और ये डॉट कन्वेंशन गिवन है। देखो डॉट का मतलब होता है इनवर्ट, ठीक है, और क्रॉस का मतलब होता है आउटवर्ड। ठीक है, अब देखो करंट इसमें से क्या कर रही है, करंट इसमें से ऐसे करके कुछ 3D बना रहा हूं, करंट ऐसे करके कुछ इस वायर से जाने की कोशिश कर रही है। तो करंट की डायरेक्शन कैसी हो गई है, करंट की डायरेक्शन ये हो गई है। ठीक है ना, तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अगर हम अपने थंब को इस करंट की डायरेक्शन में रखें, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे, हम थोड़ा सा सही करेंगे। ये क्रॉस के लिए होगा। ठीक है, क्रॉस का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज है वो इन्वर्ट होगी, करंट है जैसे करंट इन्वर्ट जाएगा, और डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड। ठीक है, जैसे कि हमने अपने किसी पेज पर, किसी प्लेनर पेज पर क्रॉस बनाया, तो इसका मतलब ये है कि करंट जो है वो इसके अंदर जाएगी। ठीक है, और अगर हमने कहीं से डॉट बनाया तो इसका मतलब ये है कि करंट इससे बाहर निकल के आएगी। तो यहाँ पे बेसिकली हम देखें तो करंट की डायरेक्शन इस केस में जो डॉट है वो यहां नहीं होगा, एक सेकेंड, ठीक है, ये हमारा वायर हो गया। तो डॉट से क्या होगा, जो करंट होगी वो आउटवर्ड फ्लो होगी। ठीक है ना, थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, कन्वेंशन थोड़ा सा मिस कर गया था अपना। तो करंट क्या करेगी, डॉट से
आउटवर्ड यानी कि बाहर की डायरेक्शन में निकलेगी। तो जब करंट बाहर निकलेगी तो इसकी डायरेक्शन जब हम अपना थंब करेंगे तो जो हमारी फिंगर्स कर्ल होंगी, जिन फिंगर्स को हम मोड़ेंगे घुमाएंगे तो वो हमारी इस डायरेक्शन में कर्ल होंगी, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में कर्ल होंगी। और इस पर्टिकुलर डायरेक्शन को हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बना देते हैं कुछ भी, ऑप्शन ए यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। और भी ऑप्शन होंगे, काउंटर क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, ये हो सकता है काउंटर क्लॉकवाइज मिल जाए आपको, काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज सेम होते हैं, और दूसरा क्लॉकवाइज। ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शन गिवन होंगे, आपको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज टिक करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें करंट आउटवर्ड निकलेगी। जब थंब को हम अपने राइट हैंड रूल से जब थंब लगाएंगे अपनी करंट की डायरेक्शन में, तो जो कर्ल होंगी हमारी उंगलियां, आप करके देख लेना, आपको डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, इसमें एक चीज और याद रखना, ठीक है, आप हमेशा इस चीज को रिमेंबर करके रख लो, बहुत बेहतरीन रहेगा। अगर डॉट कन्वेंशन आता है तो, अगर डॉट कन्वेंशन आता है, ठीक है, तो करंट बाहर निकल रही है, तो इस केस में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होंगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। और अगर क्रॉस आता है हमारा, अगर क्रॉस कन्वेंशन देखने को मिलता है तो इस केस में क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, इस केस में क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मशीनरी, यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे। तो देखो, सबसे बेहतरीन तरीका होता है हम ग्राउंडिंग कर देंगे उसको, ठीक है, ग्राउंडिंग कर देंगे जो फ्रेम हम जिस पे काम कर रहे हैं। तो बेसिकली होता क्या है, जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है ये फ्रिक्शन से आ जाती है। जैसे मान चलो आप कोई मशीन पे वर्क कर रहे हैं, उसमें भयंकर फ्रिक्शन हो रहा है, ठीक है, हर चीज रगड़ रही है आपस में, बहुत ज्यादा टाइम तक चलती है, तो उससे फ्रिक्शन हो जाता है। तो इस केस में क्या हो जाता है, उसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हमें देखने को मिल सकती है। जब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होगा तो हमें भाई शॉक लगने का खतरा रहेगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम उसकी प्रॉपर ग्राउंडिंग करवा देंगे, ग्राउंडिंग करवा देंगे, ठीक है, जो भी हम फ्रेमवर्क है, जो भी उसका फ्रेम है, उस सब का हम ग्राउंड करवा देंगे। बेसिकली बड़ी बड़ी मशीनों में तो ये सब होता ही है, उसका पूरा फ्रेम रहता है वो ग्राउंडेड रहता ही है एक पर्टिकुलर पॉइंट से। नेक्स्ट, हमसे पूछा गया है कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है, कितनी है, 100 केवी पर मीटर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, ठीक है, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ हो गया। या फिर इसको हम ये भी बोल सकते हैं, ग्रेडियंट की टर्म में बात करें तो चेंज इन वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वो भी एक अलग चीज है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ई हमें गिवन है 100 केवी पर मीटर। तो अब देखो ऑप्शन माइक्रोमीटर, यानी कि इनने कुछ नहीं किया, इसी में चेंज कर दिया है केवल ऊपर, लेकिन इनने बोल्ट रखा है, कई जगह मिली बोल्ट रखा है। तो देखते हैं भाई, ऑप्शन फर्स्ट बना के देखते हैं क्या हो पाता है कि नहीं। तो ऊपर 100 है, ठीक है, किलो वोल्ट को हमने क्या कर दिया 10⁻³ कर दिया, और यहाँ पे ओनली बोल्ट रहने दिया। और नीचे क्या है, नीचे हमारे पास मीटर है, ठीक है, लेकिन जब हम इस 10⁻³ को नीचे लेकर जाएंगे तो 10⁻³ हो जाएगा, और जब 10⁻³ होगा तो मीटर की जगह मिलीमीटर हमें देखने को मिलेगा, यानी कि ऑप्शन सी जाएगा सही, ए तो नहीं हो पाना सही, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि 100 वोल्ट पर मिलीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, हमसे पूछा गया है अगले क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा ओम्स लॉ का करेक्ट फॉर्म है। तो V इक्वल टू आई इक्वल टू वी आर, भाई ये कभी ऐसा होता ही नहीं है। V इज प्रोपोर्शनल टू आई या I इज प्रोपोर्शनल टू V, यस ये पॉसिबल है। V इक्वल टू आई आर, ये भी पॉसिबल है, लेकिन जो डी ऑप्शन है उसने दोनों को ही इंक्लूड करके रखा है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड V इज इक्वल टू I इंटू आर, दैट इज ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है मेटल के अंदर टिपिकली वो किस ऑर्डर में होती है, यानी कि बेसिकली हमसे यहाँ पे मल्टीप्लाइंग वैल्यू पूछ ली है कि किस ऑर्डर में होती है। देखो अगर हम बात करें अपनी किसकी कंडक्टिविटी की बात करनी है, किसकी कॉपर की कंडक्टिविटी की बात करें, तो इसकी कंडक्टिविटी होती है 6 × 10⁻⁷, ठीक है, सीमेन पर मीटर, ठीक है, सीमेन पर मीटर भी रहेगा। और अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 3.5 × 10⁻⁷ सीमेन पर मीटर।
तो इसमें जो फैक्टर देखने को मिल रहा है 10⁻7 तो होना ही होना है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, मेटल ही तो हैं। तो 10⁻+7 दैट इज ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। कितना है ये, लिख देता हूं 10⁻7, सही से डार्क कर दिया मैं उसको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू, ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू। तो भाई इसको मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूं, अब तो आप बता देंगे कि सेमीकंडक्टर्स पे हम कभी अप्लाई नहीं करेंगे, वैक्यूम ट्यूब्स पे भी हम कभी अप्लाई नहीं करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स पे भी हम कभी अप्लाई नहीं करेंगे। तो ऑप्शन है डी विल बी द नन ऑफ अबव। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, हमें स्टेटमेंट गिवन है, हमसे पूछा गया है द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू स्टेशनरी पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। समझिए दो ये पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होता है भाई, म्यू I1 I2 अपॉन 2πd। कुछ इस तरीके से हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ देखने को मिल जाता है अगर दो कंडक्टर पैरेलल में करंट को कैरी कर रहे हैं तब। अब देखते हैं भाई, तो इसमें हमसे पूछा है फोर्स के बारे में बेसिकली बात हो रही है, फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू स्टेशनरी पैरेलल कंडक्टर करंट कैरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन ऑफ वायर। भाई बिल्कुल सही है, यहाँ पे जो डी है, डी क्या है, सेपरेशन ही तो है दोनों वायर्स के बीच में डी। और I1 I2 क्या है, I1 इसका मैग्नीट्यूड है, I2 इसका मैग्नीट्यूड है, बस सिंपल है, ठीक है। इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ईच करंट, यस प्रोपोर्शनल में है, मैग्नीट्यूड दोनों करंट का मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट में लेके रखा है हमने, और ये इसके साथ साथ न्यूटन के तीसरे नियम को भी फॉलो करता है। देन डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन ए बी सी बोथ थ्री आर, ऑल थ्री आर करेक्ट, यानी कि तीनों के तीनों सही हैं। देखो अगर करंट की डायरेक्शन दोनों में सेम है तो इस केस में अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, अगर एक की भी डायरेक्शन अपोजिट होती तो उस केस में रिपेल करने लगता वो, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी गतिशीलता, गतिशीलता का मतलब होता है मोबिलिटी, किसकी मोबिलिटी सबसे ज्यादा उच्चतम होती है, यानी हाई होती है। तो सबको पता होगा इलेक्ट्रॉन। इसका रीजन क्या है भाई, कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, 9.81 ऐसे करके कुछ 10⁻31, यानी कि यहाँ पे 10⁻31 का फैक्टर जो होता है ना, ये बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू हो जाती है। जब इसका मास कम है भाई तो इसकी मोबिलिटी ज्यादा हो जाती है, जो चीज जितनी हल्की होती है उसका मूव करना उतना आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 3 टाइम्स ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट थोड़ा यहाँ पे 9.1 होता है, ये 8 कहां से आ गया, इसको सही कर लेना, 9.1। नेक्स्ट मूव करेंगे, अगला क्वेश्चन है, हमें एक कैपेसिटर गिवन है जो 2 वोल्ट यूज करता है और 0.3 कूलम का चार्ज स्टोर करता है। तो इसकी सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि संधारित्र का जो कैपेसिटेंस है वो कितना होगा। तो पता होगा हमें, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है, जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो C आ जाता है, Q इक्वल टू CV होता है, ठीक है। हमें बेसिकली C कैलकुलेट करना है, तो C इक्वल टू Q अपॉन V। तो Q का वैल्यू हमें कितना गिवन है, 0.3 कूलम, और V यानी कि वोल्ट हमें कितना गिवन है, 2, दैट इज 0.15 फेरड, दैट इज ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि अगर W जो है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, T टाइम को बताता है, Q चार्ज को बताता है किसी भी एलिमेंट में, तो वोल्टेज अक्रॉस द एलिमेंट, यानी कि किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना होना चाहिए, यानी कि V हमें बताना है। हमें सब टाइम भी मेंशन है, हमें हर चीज गिवन है, ठीक है ना। तो V इक्वल टू dW अपॉन dQ, जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो यही होगा, क्योंकि इन रेट की बात करी है, टाइम की बात करी है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करेंगे, अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द चार्ज ऑफ ए स्टेबल एटम, यानी कि अगर कोई भी स्टेबल एटम है तो उस पर चार्ज क्या होगा।
तो याद रखेंगे उस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, क्योंकि कोई भी स्टेबल अगर एटम है तो वो अपनी न्यूट्रल कंडीशन में रहेगा, और न्यूट्रल कंडीशन में वह अनचार्ज्ड होगा, उस पर ना तो पॉजिटिव चार्ज होगा ना ही नेगेटिव चार्ज होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक करंट सोर्स गिवन है, उसमें एक रेजिस्टेंस को हमने कनेक्ट किया है, ये करंट सोर्स हो गया, और इसमें सीरीज में हमने एक रजिस्टर को कनेक्ट किया है जिसकी वैल्यू 7 ओम है, और करंट सोर्स की वैल्यू 3 एम्पियर है। ठीक है, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, तो बताना है कि इस पर्टिकुलर रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना होगा। तो हमें पता है भाई ये जो सर्किट है कहीं ना कहीं से क्लोज होगा तभी तो करंट फ्लो कर रहा है ना, तो ये सर्किट है, इस 7 में से 3 एम्पियर करंट फ्लो होगा, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज 21, तो वी आर की वैल्यू कितना 21 हमें देखने को मिल जाती है, दैट इज ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स through any closed surface is equal to the amount of charge enclosed by that particular circuit, the above statement is based on, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर कोई भी क्लोज सर्किट के अंदर है तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस सर्किट, यानी कि कितना चार्ज उस पूरे के पूरे सरफेस ने क्लोज सरफेस ने एनक्लोज्ड करके रखा है, संग्रहित करके रखा है, उसके बराबर होगा। यानी कि अगर हम इसको देखें तो फाई ई दैट इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड, इसके इक्वल होता है। ठीक है, बेसिकली अगर हम इसके टोटल फॉर्मूले की बात करें तो फाई ई इक्वल टू जो फॉर्मूला देखने को मिलता है, थोड़ा रिवीजन करवा देते हैं, ई डी एस अपॉन क्यू, अगर एनक्लोज नहीं होता है तो अपॉन में ई नॉट टाइम हो जाता है नीचे। ठीक है, ई नॉट टाइम, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज ए कंडीशन ड्यू टू, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी बॉडी पर आना किस कंडीशन से पॉसिबल है, या तो हम उसमें डेफिशिएंसी यानी कि कमी कर दें, या फिर उसमें एक्सेस कर दें या बढ़ा दें इलेक्ट्रॉन्स को, या तो इलेक्ट्रॉन की कमी कर दें या इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दें, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। यानी कि तब हम बोलेंगे कि उस पर्टिकुलर बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, हमसे पूछा गया है कि 1 वोल्ट इक्वल टू हाउ मच, हमें पता है वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू, या फिर डब्ल्यू अपॉन क्यू भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो V इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलॉम। ठीक है ना, क्योंकि जब दोनों की वैल्यू 1 होगी तभी जाके हमें V की वैल्यू भी 1 देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां पे 1 वोल्ट पूछा है ना, तभी तो V वोल्टेज 1 होगा, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि इनसाइड ए कंडक्टिंग स्फीयर रिमेन कांस्टेंट, यानी कि किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर कौन सी चीज है जो कांस्टेंट होती है, पोटेंशियल, यानी कि जो विभव होगा, जो वोल्टेज होगा हमेशा जो है कांस्टेंट होगा। मान के चलो ये कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर है, इसमें हमेशा याद रखना, चाहे वो ई की बात करें, इंटेंसिटी फील्ड इंटेंसिटी की बात करें 0 होगा, चार्ज की बात करें 0 होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें 0 होगा, लेकिन जो वोल्टेज होता है वो कांस्टेंट होता है। भाई वोल्टेज कांस्टेंट इसलिए होता है क्योंकि अगर आप इसके अंदर किसी भी दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में आप वोल्टेज को मेजर करेंगे तो डिफरेंस हमें 0 मिलेगा। तो इस केस में क्या होता है, वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसे कि मान के चलो ये ऐसे समझ लो, जो वायर है, आप किन्हीं भी बहुत सारे पॉइंट बना दिए आपने, आप किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच में वोल्टेज को मेजर कर रहे हैं, लेकिन आपको सेम वोल्टेज मिलता है, यहाँ भी आप कहीं भी कनेक्ट कर रहे हो, किसी भी टर्मिनल पे कनेक्ट कर रहे हो, वोल्टेज आपको सेम मिलता है, तो उस केस में क्या बोलेंगे हम कि वोल्टेज कांस्टेंट है। तो सेम कंडीशन यही है कि स्फीयर की हर पॉइंट पे वोल्टेज हमें सेम मिलता है, इसीलिए वोल्टेज कांस्टेंट है, वोल्टेज में डिफरेंस हमें मिलता ही नहीं है कहीं, इसीलिए वोल्टेज कांस्टेंट है। ये 4 क्वांटिटीज इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज इज, यानी कि हमें पता है Q इक्वल टू क्या होता है, N इंटू ई, प्लस माइनस होता है साइन, यहाँ पे बेसिकली हम लिखते नहीं है बट कोई दिक्कत नहीं, Q इक्वल टू एन ई। ठीक है, Q इक्वल टू एन ई। अब Q यानी कि चार्ज, यानी कि 1 कूलम, दैट इज इक्वल टू एन ई यानी 1.6 इंटू 10 माइनस का 19,
तो यहाँ पे जब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को निकालेंगे तो भाई 1/1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
0.625 10 to the power प्लस का 90, दैट इज ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। 0.625 10 to the power 19 है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमसे पूछा गया है कि परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, यानी कि परमिटिविटी के बारे में पूछा है। वैक्यूम की परमिटिविटी होती क्या है? तो भाई वैक्यूम की परमिटिविटी हमें अच्छे से पता है, 8.85 इंटू 10 to the power -12 फैरड पर मीटर, दैट इज ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ए डिस्टेंस पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू लोकेटेड एट द ओरिजिन, ठीक है, इज 100 माइक्रो वोल्ट मीटर। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है, जो ओरिजिन पे लोकेटेड है प्लस क्यू, यानी कि ओरिजिन पे कोई पॉइंट प्लस क्यू है, ठीक है, लोकेटेड है, और इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसकी वैल्यू कितनी मेंशन है हमें, E इक्वल टू 100 माइक्रो वोल्ट मीटर। इफ द पॉइंट इज नाउ एनक्लोज्ड, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट को हमने क्या कर दिया है, एनक्लोज्ड कर दिया, यानी कि क्लोज कर दिया, बंद कर दिया किसी भी तरीके से, बाय ये परफेक्टली कंडक्टिंग सीट स्पेयर, ठीक है, कंडक्टिवली जो कंडक्टिंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, परफेक्टली कंडक्टिंग सीट स्पेयर एट पॉइंट P, ठीक है, आउटसाइड द स्पेयर बिकम, ठीक है ना। तो देखो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि देखो चार्ज एनक्लोज्ड, गॉस का लॉ क्या कहता है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो, ठीक है ना, क्योंकि उसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज होंगे। जब इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये इसकी सरफेस पे जो आउटसाइड सरफेस है उस पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस कर देते हैं, इसलिए चार्ज एनक्लोज्ड ओवरऑल कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है देखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, इसका आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जीरो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है टोटल चार्ज दैट हैज एंटर्ड सर्किट एलिमेंट इज, यानी कि क्यूटी की वैल्यू हमें मेंशन है, कितनी है भाई, 0.501 माइनस ई टू द पावर 5t माइनस का, ठीक है। तो बताना है हमें करंट कितनी होगी सर्किट में जब t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर हम बात करें करंट की, तो करंट इक्वल टू क्या होगा, डी क्यू अपॉन डी टी। तो कुछ नहीं करेंगे, इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, तो 0.05 यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, माइनस 0.05 ई टू दी पावर माइनस का 5t इंटू माइनस का 5, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 5 का जब 0.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2.5 देखने को मिलेगा ई टू दी पावर माइनस का 5t, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि जब सेम डायरेक्शन में करंट कैरी करने वाले दो पैरेलल कंडक्टर को हमने एक दूसरे के क्लोज रखा हुआ है तो चालक किस तरीके का फोर्स अनुभव करेंगे। तो एक आकर्षण बल उनके बीच में लगेगा, क्योंकि दो समांतर कंडक्टर हैं और उनमें धारा की दिशा जो है वो सेम है, ठीक है, सेम डायरेक्शन है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। फोर्स की डायरेक्शन दोनों की इस साइड होगी। अगर करंट की डायरेक्शन अगर हम एक में भी चेंज कर दें अगर, तो ठीक है, तो एक फोर्स इस साइड लगाएगा और दूसरा फोर्स इस साइड लगाएगा, तो फिर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि द लॉ यूज टू डिटरमाइन द फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर इज, यानी कि ऐसा कौन सा लॉ है जिसका हम यूज करेंगे किन्हीं दो करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में फोर्स को पता करने के लिए। तो बायोट सेवर्ट्स लॉ का हम यूज करते हैं। बायोट सेवर्ट्स लॉ बताता है कि किस तरीके से जो फोर्स है किन्हीं भी दो करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में लगेगा, ठीक है। अभी हम जो फॉर्मूला देख रहे थे वो इसी का था। नेक्स्ट अगर आपको हाँ इसका फॉर्मूला फिर से देखना है तो मैं लिख देता हूँ, एक बार और लिख देता हूँ। फोर्स पर यूनिट लेंथ है, ये एल है, यहाँ पे म्यू है, समझ लेना। फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd। ये बायो-सेवर्ट लॉ होता है, ये हमेशा बताता है कि किन्हीं भी दो करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में जो फोर्स लगेगा और कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है परमिटिविटी की यूनिट क्या होती है। तो भाई परमिटिविटी की यूनिट क्या होती है, फैरड पर मीटर। देखो परमिटिविटी का अभी वैल्यू भी पूछी थी, 8.85 इंटू 10⁻12 फैरड पर मीटर। अब इसकी यूनिट भी इन्हें दोबारा से पूछ ली है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है
कि व्हाट डज द रीजन अराउंड द स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज हैज, यानी कि जो स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज है उसके चारों तरफ का क्षेत्र कैसा होता है, तो भाई उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगी। ठीक है, हमेशा याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज ड्यू टू द चार्ज एट रेस्ट, यानी कि स्टेशनरी चार्ज एट रेस्ट, तब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगी। जब चार्ज मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मिल सकती हैं आपको देखने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ हमें मैग्नेटिक फील्ड भी देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया, एक क्लोज सरफेस एनक्लोज्ड द पॉइंट चार्ज क्यू हैज ए मिनिमम मीडियम विथ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, ई नॉट, देन द गॉस लॉ डज नॉट रिप्रेजेंट, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाई, यानी कि इनमें से गॉस लॉ कौन सा नहीं है, तो देखो ये गॉस लॉ होता है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये बता दिया हूं मैं। ठीक है, लेकिन ये नहीं होता है गॉस लॉ, तो ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा, मतलब गलत आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्योंकि हमें पूछा गया, नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया, नॉट बी यानी कि नेगेटिव, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, द पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस आर इज गिवन बाय, देखो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। तो कहां मिल रहा है ये भाई, Q1, ठीक है भाई, ये हो गया, 4 आर स्क्वायर नहीं होगा भाई, ये हो गया, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट